हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर। ठीक है, लेकिन कैसी क्वांटिटी के साथ? स्केलर क्वांटिटी के साथ। ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा कि एक वेक्टर को कैसे दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम लोग देखेंगे अपने सबसे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कैसे डिवाइड करेंगे। यानी जैसे एक वेक्टर को सपोज एक स्केलर क्वांटिटी का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 4 से डिवाइड कर दो, या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 0.2 से डिवाइड कर दो। तो फिर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या चेंज आता है वेक्टर में, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर, कि कैसे दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो हमने वेक्टर अलजेब्रा की बात की थी स्टार्टिंग में, तो उसी का एक अपना एक पार्ट देखेंगे, ज्योमेट्रिकली कैसे दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन देखा था हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी का, तो ज्योमेट्रिकली कैसे दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर्स क्वांटिटी को ऐड करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फिर कैसे उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि पहले तो एक इस टॉपिक में देखेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा कि कैसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मान लिया एक वेक्टर ए लिया हमने। ठीक है, एक वेक्टर हमने ए लिया। ठीक है, अब जैसे ये कांस्टेंट लेते हैं लैम्डा, इस कांस्टेंट लैम्डा से हम इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चेंज आएगा और कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही लैम्डा को ए वेक्टर में से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लैम्डा से क्या करेंगे हम लोग, इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, देखते हैं क्या चेंज आता है। तो एक नया वेक्टर मिलेगा हमें। ऑब्वियसली जैसे कुछ हो सकता है, कभी मैग्नीट्यूड चेंज हो, कभी डायरेक्शन चेंज हो, या फिर कभी दोनों ही चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर कोई भी चेंज हुई तो ऑब्वियसली एक नया वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम लोग जो नया वेक्टर मिल रहा है उसको हम लोग नाम दे देते हैं वेक्टर बी। यानी जब ए वेक्टर को हम लोग लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो वेक्टर मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं लैम्डा इंटू वेक्टर ए। वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, लैम्डा इंटू वेक्टर ए। ठीक है, चलिए अब ये लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए इसमें क्या क्या चेंज आएगा वेक्टर ए में, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस देखते हैं कि जब लैम्डा क्या हो, पॉजिटिव हो। लैम्डा कैसा हो, पॉजिटिव वैल्यू हो। जैसे मान लो 0.2 हो गया, 3.4 हो गया, या 4 हो गया, 6 हो गया, कुछ ऐसी वैल्यू अगर है लैम्डा की, तो उस समय यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस समय देखते हैं क्या चेंज आता है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव अगर रहेगा तो इसके मैग्नीट्यूड में क्या होगा कि सपोज अगर मान लो जब भी, ठीक है, जैसे लैम्डा अगर मान लो पॉजिटिव है, ठीक है, तो जैसे ही अगर ये लैम्डा पॉजिटिव होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम रह जाएगा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी कोई किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है वो क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। वो डायरेक्शन के बारे में बताता है कि अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो अगर कोई नेगेटिव वेक्टर है मतलब उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर मान लो लैम्डा की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स, लैम्डा टाइम्स। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज आएगा कि मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स। मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स। ठीक है भाई, लैम्डा टाइम्स जो होगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम, क्योंकि पॉजिटिव है भाई, तो डायरेक्शन रिमेन्स सेम। डायरेक्शन रिमेन्स सेम। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लैम्डा की वैल्यू क्या ले ली, लैम्डा की वैल्यू 3 ले ली। लैम्डा की वैल्यू 3 ले ली,
तो बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा 3a वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा 3a वेक्टर। ये क्या बताएगा कि मैग्नीट्यूड जो होगा a का वो 3 टाइम्स हो जाएगा। हमने क्या देखा था कि लैम्डा टाइम्स लैम्डा की वैल्यू क्या 3, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 3 टाइम्स, और डायरेक्शन क्या रहेगा सेम। तो क्या होगा मैग्नीट्यूड अगर लैम्डा टाइम्स हुआ तो जो एरो की लेंथ होगी वो भी क्या होगी 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, लगभग 3 टाइम्स मैंने बना दिया। डायरेक्शन क्या होगा सेम, तो यही क्या होगा हमारा वेक्टर बी, और ये किसके बराबर होगा 3a के बराबर। ठीक है, अगर a का मैग्नीट्यूड क्या है 10 तो b का मैग्नीट्यूड 30, अगर a का मैग्नीट्यूड 20 तो b का मैग्नीट्यूड 60। ठीक है, तो जब b वेक्टर जो होगा वो क्या होगा 3 टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन क्या रहेगा सेम। एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज जो लैम्डा की जो वैल्यू है वो 0.5 हो जाए, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए 0.5। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि a की वैल्यू लैम्डा टाइम्स यानी 0.5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स का मतलब क्या हो गया हाफ हो गया, तो जो a की जो लेंथ होगी वो क्या होगी हाफ हो जाएगी। ये लोग तो ये 0.5 a वेक्टर, डायरेक्शन सभी को पता है क्या होगा सेम, डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा, क्योंकि a जो लैम्डा जो है वो कैसी वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो कभी लैम्डा की वैल्यू a हो जाए भाई, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए 1, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए 1, तो उस केस में क्या होगा 1 टाइम्स होने का मतलब क्या हो गया कि जो a वेक्टर होगा वही क्या होगा b वेक्टर, यानी वेक्टर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a वेक्टर, वेक्टर b इक्वल्स टू क्या होगा a वेक्टर, मतलब जो लेंथ a की रहेगी वही लेंथ किसकी होगी b की भी, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि b वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर। ये हमें क्या बताता है कि जो b और a होंगे वो क्या होंगे इक्वल वेक्टर होंगे। क्लियर हुआ ये चीज कि जैसे ही अगर लैम्डा पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा लैम्डा टाइम्स और डायरेक्शन क्या होगा सेम रहेगा। ठीक है, अगर मान लो सेकेंड पार्ट देखते हैं कि लैम्डा कैसा हो नेगेटिव, लैम्डा कैसा हो जाए नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव अगर हो जाए तो ऑब्वियसली क्या चेंज होगा डायरेक्शन जो होगा वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर सपोज वेक्टर ए इधर है तो वेक्टर बी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली चीज क्या होगा, और मैग्नीट्यूड फिर से कितना होगा लैम्डा टाइम्स, मैग्नीट्यूड फिर से क्या होगा लैम्डा टाइम्स, तो ये लोग क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स, मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स। ठीक है, अब ये क्या होगा डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट। जैसा हम लोगों ने कल पिछले लेक्चर में क्या देखा था नेगेटिव वेक्टर के केस में कि वेक्टर ए है तो जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो डायरेक्शन क्या होता था नेगेटिव अपोजिट हो जाता था। ठीक है, तो अगर मान लिया वेक्टर ए कुछ इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा कुछ नया ले लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ए अगर ऐसा है, ठीक है, और मैंने क्या ले लिया कि एग्जांपल के तौर पे अगर लैम्डा की वैल्यू, एग्जांपल के तौर पे लैम्डा इक्वल्स टू -2 ले लिया, -2। यहां से ऐसा मन नहीं सोचना कि ये 0 से छोटा, अपने को देखना क्या है कि ये नेगेटिव साइन किसके लिए है डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए, और 2 क्या है मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स करने के लिए, यानी मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा। तो एक बार देखो अगर ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर क्या होगा इसी के पैरेलल, ये लो बी वेक्टर इधर होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा डबल, लेकिन नेगेटिव साइन के कारण डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट। ये लो भाई डायरेक्शन कैसा रहा अपोजिट, तो ये क्या होगा बी वेक्टर इक्वल्स टू -2a वेक्टर। ठीक है, तौर पर हम लोग लैम्डा की वैल्यू क्या ले ले, लैम्डा इक्वल्स टू -0.3, लैम्डा इक्वल्स टू -0.3 ले लिया। ये नेगेटिव साइन है मतलब क्या होगा डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट, यानी हम लोग जिस वेक्टर के से मैं मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो वेक्टर हमारा अगर ए है, ठीक है, इसमें हम लोग एक दूसरा वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं यानी जो बी वेक्टर, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं लैम्डा से। ठीक है, तो बी वेक्टर इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख रहे हैं बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए, और लैम्डा की वैल्यू क्या है -0.3। तो क्या होगा -0.3 है तो क्या होगा स्मॉल होगा, 0.3 टाइम्स मतलब क्या होगा ये जो वेक्टर होगा ये थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, और डायरेक्शन किधर तो जस्ट अपोजिट, तो ये रहा हमारा
बी वेक्टर, और बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा -0.3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो जब भी अगर पॉजिटिव रहे तो डायरेक्शन सेम रखना है, नेगेटिव रहे तो डायरेक्शन अपोजिट कर देना। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखना है तो ये अपने पास देख लो, जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखें अब क्या, डिवीजन ऑफ वेक्टर, डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, एक वेक्टर का डिवीजन हमें देखना है किसके साथ, स्केलर क्वांटिटी के साथ। स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर डिवाइड किया जाए तो कैसे होगा। तो मान लो एक वेक्टर हम लोग ए मानते हैं, ठीक है, वेक्टर ए। अब इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, लैम्डा से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, लैम्डा से अगर डिवाइड किया जाए तो ऑब्वियसली एक नया वेक्टर मिलेगा, उसको क्या लिखते हैं, वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन लैम्डा, ये लिखेंगे। वेक्टर बी इक्वल्स टू कितना, ए वेक्टर अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब फर्स्ट केस अगर देखा जाए कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव। लैम्डा क्या रहे, पॉजिटिव। तो लैम्डा अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव होने से क्या पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ ए और बी जो होगा वो क्या होगा, सेम। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, डिक्रीजेज बाय लैम्डा टाइम्स। कितने से डिक्रीज होगा, लैम्डा टाइम्स। डिक्रीजेज, मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज बाय, मैग्नीट्यूड डिक्रीजेज बाय लैम्डा टाइम्स। ठीक है ना, कितने से डिक्रीज होगा, लैम्डा टाइम्स से। और दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होगा भाई, सेम। डायरेक्शन क्या होगा, सेम। डायरेक्शन जो रहेगा वो सेम ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने लिया लैम्डा इक्वल्स टू +2 ले लो, +2, यानी लैम्डा क्या हो गया, +2 ले लिया। तो सपोज एक वेक्टर ए हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक वेक्टर ए कुछ इस तरह से, ठीक है, और जो नया वेक्टर यानी जो डिवाइड करने के बाद जो वेक्टर मिल रहा है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन 2, ए वेक्टर अपॉन 2, यानी ये क्या होगा, डिक्रीजेज बाय लैम्डा टाइम्स, यानी इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीजेज बाय लैम्डा टाइम्स, यानी ये कुछ हाफ हो जाएगा। डिक्रीजेज बाय लैम्डा टाइम्स का मतलब क्या होगा, हाफ रहेगा। और डायरेक्शन के बारे में क्या होगा, तो डायरेक्शन कैसे, ये भाई लैम्डा कैसा है, पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, बी वेक्टर, और बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन 2। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लैम्डा इक्वल्स टू क्या ले ले, +0.5, +0.5 ले लिया हमने। ये हमारा वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा है, ए। अब यहां से बी वेक्टर जो ऑब्टेन हो रहा है वो बी वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर अपॉन 0.5। अब ए वेक्टर अपॉन 0.5। अब एक बात देखो, 0.5 कैसा है, अगर 0.5 टाइम्स अगर डिक्रीज होना है मतलब क्या होगा कि इसकी लेंथ डबल हो जाना। क्योंकि ऑब्वियसली 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 2a वेक्टर। इसको कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। यानी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0.5 टाइम्स डिक्रीज होगा। 0.5 टाइम्स डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि उसकी लेंथ डबल हो जाएगी। तो लेंथ अगर डबल हुई तो ये क्या हो गया कि ये लो भाई, ये हमारा वेक्टर बी हुआ। क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। और बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए अपॉन कितना, 0.5। एक तरीके से ज्यादा सुटेबल रहेगा कि अगर लिख दिया जाए मैग्नीट्यूड चेंजेज बाय लैम्डा टाइम्स, मैग्नीट्यूड चेंजेज बाय लैम्डा टाइम्स, ये ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखते हैं, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव। ठीक है, लैम्डा क्या हो जाए, एग्जांपल बी पार्ट देखते हैं कि लैम्डा कैसा हो, नेगेटिव। लैम्डा कैसा हो जाए भाई, नेगेटिव हो। तो उस केस में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड चेंजेज बाय लैम्डा टाइम्स, मैग्नीट्यूड चेंजेज बाय लैम्डा टाइम्स कितने से डिक्रीज होगा, इंक्रीज, ये चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंजेज बाय लैम्डा टाइम्स। और इसके अलावा जो डायरेक्शन होगा भाई, नेगेटिव साइन, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट, जो डायरेक्शन जो होगा एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज एक वेक्टर ए लिया हमने, ठीक है, ये वेक्टर ए लिया। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लैम्डा क्या लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू -3 लेते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने, -3 ले लिया।
तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा हमें कैसे, ये जो बी वेक्टर डिफाइन करना है, बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए अपॉन 3। तो ये क्या होगा, 3 टाइम्स डिक्रीज होगा, ठीक है। 3 टाइम्स डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा, वेक्टर ए कुछ इस तरह का रहेगा, सॉरी वेक्टर बी, और ये क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन कैसा होगा, ये क्या होगा, ये वेक्टर बी और डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट, तो ये रहा वेक्टर बी, और वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ वेक्टर ए अपॉन 3। एक लास्ट एग्जांपल इसका ले लेते हैं कि सपोज एक लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर, -0.2 हो जाए, -0.2 हो जाए। तो -0.2 होने का मतलब क्या हो गया, अगर वेक्टर ए कुछ इस तरीके का है, वेक्टर ए अगर हमारा ये है, ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर ए अपॉन 0.2, माइनस ऑफ वेक्टर ए अपॉन 0.2। एक तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 1, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, और ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1 है तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होगा, 5 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स, और ये क्या होगा, वेक्टर बी। डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स, ये लो भाई, डायरेक्शन इसका रिवर्स हो गया। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ वेक्टर ए अपॉन 0.2 या माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि ये 2 वेक्टर या 2 से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं ज्योमेट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कि 2 वेक्टर क्वांटिटी को पहले ऐड करना सीखेंगे, फिर उसके बाद 2 से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड करेंगे ज्योमेट्रिकली वो देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि ये जो भी अगर डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो उस समय ये यही काम आएगा, ठीक है, कि 2-3 वेक्टर दे दिए, उनको कैसे ऐड करना है, कैसे उनका रिजल्टेंट निकालना है, उस समय यही सब काम आएगा, ठीक है। तो 3 मेथड देखेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का, ठीक है। फर्स्ट जो लॉ होगा या फर्स्ट जो मेथड होगा वो क्या होगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या होगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है, ठीक है। पहली चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है, ये जो लॉ है वो कितने वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ 2 वेक्टर के लिए। कि अगर जब भी आपको 2 वेक्टर को ऐड करना हो तो उस समय आप इस लॉ को फॉलो कर सकते हो या इस लॉ के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, 2 ही वेक्टर के लिए। चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें। मान लिया हमने 2 वेक्टर लिए, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, इन 2 वेक्टर को ऐड करना अपने को, ठीक है। तो ये लॉ क्या बताता है कि अगर मान लो जितने भी 2 वेक्टर जिनको ऐड करना, ठीक है, अगर उनको एक ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इन 2 वेक्टर जिनको ऐड करना है उनको एक ट्राइंगल के 2 एडजेसेंट साइड्स के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए कि एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज हमें क्या देखनी है कि ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और दूसरा कि एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रख दिया, तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड होगा ट्राइंगल का वो हमारा रिजल्टेंट देता है, ठीक है। चलिए एक बात समझिए, एक वर्ड यूज किया मैंने कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। ये रिजल्टेंट क्या बताता है ये चीज देखते हैं। जैसे मान लो सपोज एक पर्सन 3 मीटर इधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लेकर के 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया, उसने 4 मीटर लिया, वो पर्सन ए से पहले बी तक गया, बी से सी तक गया, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये अगर इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए, इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे आप, 5 मीटर। ये भाई 90 डिग्री है, जो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, यही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा।
मतलब ये जो रिजल्टेंट एक तरीके से बोल सकते हैं कि 3 मीटर और 4 मीटर का रिजल्टेंट ये है। ये क्या रिजल्टेंट क्या होता है कि जो काम ये दोनों मिल करके करते हैं वही काम अकेला ये वेक्टर करेगा, या इक्विवेलेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। कि जो अगर आप सपोज ए से पहले बी तक जाते हो, फिर बी से सी तक जाते हो, या डायरेक्ट ए से सी तक पहुंच जाओ, बात वही है कि आप यहां से अगर इधर जाओ, इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, आप सेम ही जगह पहुंचोगे। तो आप यहां से जाओ या फिर यहां से जाओ, दोनों बराबर ही है। तो ये क्या होगा, ये अकेला जो होगा इन दोनों के बराबर काम कर रहा है। ये अकेला जो रास्ता है वो इन दो रास्तों के बराबर काम कर रहा है। तो ये क्या होगा कि ये जो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज अगर एक आप अपने ही घर में कुछ अगर काम करा रहे हो, ठीक है, एक दिन आप 2 लेबर ले आए, 2 मजदूर ले आए, ठीक है, दोनों मिल करके दिन भर में जो भी काम किया, सपोज आपके घर में या गार्डन वगैरह में जो पेड़ लगवा रहे हो, ठीक है, 2 मजदूर लाए, दिन भर में दोनों मिल करके 50 पेड़ लगाए उन्होंने, ठीक है। दूसरे दिन गया फिर से लेबर लाने, एक ही मिला आपको, ठीक। अगर वो अकेला ही एक दिन में अगर 50 पेड़ लगा रहा है तो फिर क्या होगा, वो अकेला उन दोनों के बराबर है, उन दोनों के इक्विवेलेंट है। जो काम वो दोनों पहले दिन एक दिन में कर रहे थे वो अकेला ये भी कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो पर्सन है, जो थर्ड पर्सन आपको मिला, वो बाकी दोनों पर्सन का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। एक तरीके से बोल सकते हैं कि बाकी दोनों पर्सन के इक्विवेलेंट होगा। तो यही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर का मतलब ये आता है कि जो जिन 2 वेक्टर या 2 से ज्यादा वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो जो बाकी सारे वेक्टर मिल करके जो काम करे वो एक अकेला वेक्टर अगर कर रहा हो तो वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। ठीक है, यानी एक तरीके से काम करने मतलब क्या होगा, जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इधर की तरफ 10 न्यूटन लगाऊं। ये थोड़ा बेसिक है, आप लोग यहां से आइडिया लगा सकते हैं। 10 न्यूटन, मैं इधर की तरफ एक 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा, जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अगर आप एक अकेला फोर्स इस पे लगा दो कि इधर के डायरेक्शन में 6 न्यूटन, ये सभी को पता है कि यार 10 न्यूटन लगाओ, 4 न्यूटन लगाओ या 6 न्यूटन लगाओ बराबर ही। तो ये 6 न्यूटन लगाओ, दोनों ये दोनों फोर्स जो मिल करके जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो अकेला ये फोर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो 6 न्यूटन हुआ वो इन दोनों फोर्सेज का क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ, या इन दोनों के इक्विवेलेंट हुआ। ये 6 न्यूटन इन दोनों के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो रिजल्टेंट का मतलब ही यही होता है कि 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर मिल करके जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर एक अकेला वेक्टर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, एक अकेला वेक्टर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो वो सारे बाकी सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग जो ऐड कर रहे हैं वेक्टर्स को, तो ये रिजल्टेंट निकालने के लिए ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कि ये एक वेक्टर इधर की तरफ है, दूसरा वेक्टर इधर की तरफ है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक कौन सा वेक्टर होगा। ठीक है, तो वही रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का एक अलग अलग तरीका है। तो पहला हमारा क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा एक देखेंगे जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करना है कि दो जो वेक्टर है उनको एक ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से कि एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल होना चाहिए। तो थर्ड जो क्लोजिंग साइड होगा, जो ट्राइंगल का थर्ड क्लोजिंग साइड होगा, वो इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, एक चीज, ये वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। कल मैंने बताया था कि जब भी आप वेक्टर को शिफ्ट करोगे तो कैसे शिफ्ट करना है आपको, या तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या उसके पैरेलल। ठीक है, तो चलो मैंने पहले क्या किया, वेक्टर ए लिया, ये वेक्टर ऐसे बना दिया। ठीक है, एक वेक्टर ए, अब दूसरा एग्जैक्टली इसको क्या किया मैंने, ऐसे पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया। अब ये वेक्टर को मैं ऐसे उठा करके जो इसका टेल है वो इसके हेड पे रखूंगा मैं। तो ये क्या हुआ कि इस वेक्टर को मैंने यहां से उठाया और एग्जैक्टली ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, यहां पे उठा कर रख दिया। तो ये वेक्टर कौन सा हुआ, वेक्टर बी। ठीक है, ध्यान से समझना अपने को। ठीक है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, इसके हेड के ऊपर दूसरे का टेल लिया। ठीक है, तो जो थर्ड क्लोजिंग साइड, तीसरा जो क्लोजिंग साइड होता है, यही है क्लोजिंग साइड, ये
तो ये जो थर्ड जो क्लोजिंग साइड होगा वही इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, ठीक है। इसको किससे डिनोट कर देते हैं हम लोग, आर वेक्टर से। ऑब्वियसली दो वेक्टर क्वांटिटी है, उनको ऐड करेंगे एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन, चूंकि बात हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये भी एक वेक्टर है, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन किधर से होगा, तो एक जो पहला जो वेक्टर था उसके टेल से लेके लास्ट वाले के यानी सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ, ठीक है। एक बार और देखते हैं कि जब भी दो ट्राइंगल है उनके सॉरी जब भी दो वेक्टर हैं जिनको ऐड करना है तो उनको क्या करना है, एक ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। ये कर दिया हमने किस तरह से कि एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल होना चाहिए। तो तीसरा जो क्लोजिंग साइड होता है वो क्या होता है, उनका रिजल्टेंट, ठीक है। और ये क्या होगा, डायरेक्शन, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ, ठीक है। चलिए एग्जांपल दो तीन और ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया एक वेक्टर सी हो गया, दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से डी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब अगर इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने कि क्या लिखा अपन ने कि सी वेक्टर ये रहा, ये थोड़ा ऐसे इसको पैरेलल डिस्प्लेस किया मैंने, इसको उठा के जस्ट इसको ऐसे पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया। ये वेक्टर कौन सा, सी। ये लिया हमने डी वेक्टर, इसको उठा के ऐसे डाला, तो ये इसके हेड के ऊपर रखेंगे, ये रहा हमारा डी वेक्टर, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे, तो ये पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करो और इसका जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, पहले के टेल से डी के हेड की तरफ, और यही हमारा क्या होगा, आर वेक्टर, ठीक है। क्या लिखेंगे, आर वेक्टर। इसको क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, मतलब सी और डी का रिजल्टेंट क्या है, आर वेक्टर। यहां पे लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी, ये लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लिया हमने क्या हुआ कि एक वेक्टर ऐसा ले लिया, ये वेक्टर पी ले लो, ठीक है। दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से दे दिया क्यू वेक्टर। हमें अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो हमारा क्या तरीका था, हमें निकालना क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो चलो पी वेक्टर, तो पहले पी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। ये लिया हमने पी वेक्टर, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसके हेड के ऊपर दूसरा वेक्टर कौन सा है, क्यू, इसके टेल को रखते हैं, तो इसके टेल पे ये रखा अपन ने क्यू वेक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो P के टेल से Q के हेड की तरफ, तो रिजल्टेंट किधर से किधर, ये लिया, ये ज्वाइन कर दिया हमने। डायरेक्शन किधर, तो P के टेल से Q के हेड की तरफ, और R वेक्टर ये रहा, जिस वो क्या है, P प्लस Q वेक्टर। क्लियर हुआ, R जो वेक्टर है वो क्या है, P और Q का रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये तरीका, ये जो लॉ है वो क्या बताता है कि इफ टू वेक्टर्स आर, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, टू वेक्टर्स के लिए। केवल दो वेक्टर को जब ऐड करना हो तो उस समय हम किसको याद करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। तो क्या लिखेंगे कि इफ टू वेक्टर्स आर, इफ टू वेक्टर्स आर represented by adjacent sides of a triangle, एक ट्राइंगल के adjacent साइड से of a triangle such that टेल ऑफ another vector, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर लिख लेते हैं, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, दो वेक्टर की। तो टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर इज ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इज ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल गिव्स रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, और इसका डायरेक्शन कहां से कहां, टू वेक्टर्स। डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा, तो फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी
फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, जो इसका डायरेक्शन होगा वो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर की तरफ होगा। ये हमारा था ट्राइंगल ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सेकेंड लॉ हम लोग देखते हैं कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी कितने वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, तो 2 वेक्टर के लिए। ट्राइंगल लॉ भी 2 के लिए, पैरेललोग्राम भी 2 के लिए। 2 से ज्यादा के लिए भी हम लोग देखेंगे एक नया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करते हैं कि जो 2 वेक्टर जिनको ऐड करना है उनको पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से कि दोनों का टेल एक जगह हो, ठीक है। जैसे मान लो एक वेक्टर ए लिया, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमने बी ले लिया, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, इन दोनों को क्या करना है, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करना है। तो क्या करेंगे कि इन दोनों का, जैसे मान लो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों वेक्टर को एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से कि दोनों का टेल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पॉइंट पे। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक वेक्टर ए ले लिया, ये ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है, एक वेक्टर ये बना दिया हमने। दूसरा वेक्टर ये उठा करके ऐसे रखना है कि दोनों का टेल जो हो वो एक पॉइंट पे हो, पैरेललोग्राम के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये रहा वेक्टर भी। तो ये बताता है कि इनका जो डायगोनल होगा, ठीक है, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, तो वो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर देगा, ठीक है। क्या हुआ कि 2 वेक्टर ए और बी है, ठीक है, दोनों का क्या, दोनों को एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से कि दोनों का टेल एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल होगा जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा होगा, वो हमारा क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। यानी यहां से अगर देखें तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। किसका, वेक्टर ए और बी का। चाहो तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये वेक्टर कौन सा हुआ, बी, और ये हमारा कौन सा हो गया, वेक्टर ए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये वेक्टर ए हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया, वेक्टर बी। एक तरीके से देखा जाए तो ट्राइंगल लॉ ही है कि एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखा, लेकिन बस लिखने का, बताने का तरीका अलग हो जाता है कि उसमें ट्राइंगल के साइड्स के पे रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स पे के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कि दोनों का टेल एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है और जो डायगोनल होना चाहिए वो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, सी, और दूसरा वेक्टर कौन सा ले लिया, डी वेक्टर, ठीक है। डी वेक्टर कुछ इस तरह का ले लिया, ये कौन सा हो गया, डी वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, मान लो हमें रिजल्टेंट आर वेक्टर निकालना है, क्या लिखेंगे, सी प्लस डी वेक्टर, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक है। अभी हम लोग ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं कि कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, बाद में इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि अगर इसका मैग्नीट्यूड पता हो, इसका मैग्नीट्यूड पता हो, इनके बीच का एंगल पता हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करना है कि इन दोनों को एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें। तो इसको उठा करके यहां से मैंने यहाँ पे बना दिया, ये लो भाई, ये रहा सी वेक्टर, ठीक है। थोड़ा सा ये गलत बना, ये जैसे मान लो ये सी वेक्टर है, इसको उठा के ऐसे बनाना, ठीक है। ये रहा हमारा सी वेक्टर, ठीक है। दूसरा डी वेक्टर है, तो डी वेक्टर को उठा करके ऐसे बना दिया हमने, तो ये रहा हमारा कौन सा, डी वेक्टर। अब इससे जो पास होने वाला जो डायगोनल होगा, मतलब इनसे पास होने वाला जो डायगोनल होगा वही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट। तो अब एक तरीके से डी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर ये रहा, ये हमारा कौन सा, डी वेक्टर, और ये हमारा कौन सा, सी वेक्टर, और ये जो डायगोनल है वही क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ सी एंड डी। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लो एक वेक्टर हमने क्या ले लिया, ए,
और दूसरा वेक्टर ले लिया हमने p वेक्टर। ठीक, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है कि r वेक्टर इक्वल्स टू क्या रहे, a वेक्टर प्लस p वेक्टर, r वेक्टर इक्वल्स टू क्या रहे, a वेक्टर प्लस p वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखते हैं पहले इन दोनों को, तो यहां से देखो ये अपने पास एक वेक्टर a रहा। ठीक है, दूसरा जो वेक्टर है उसको एज इट इज उठाते हैं, यहां से ये उठाया, ये रहा, यहां से लगा दिया अपन, तो ये वेक्टर कौन सा हो गया, p वेक्टर। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, जो इससे पास होने वाला डायगोनल होगा यही क्या होगा, हमें इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। तो यहां से ये रहा हमारा p वेक्टर, ये रहा कौन सा, a वेक्टर। ठीक है, ये a वेक्टर रहा और ये p वेक्टर, ये जो डायगोनल है वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं इसको कि इफ टू वेक्टर्स आर, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर represented by, two vectors are represented by adjacent sides of a parallelogram, ठीक है, such that their tail intersect at a point, intersect at a point, ठीक है, then diagonal passing through point of intersection, diagonal passing through point of intersection, diagonal passing through point of intersection of tails will be resultant of two vectors, ये क्या होगा, उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, जो भी दोनों वेक्टर है वो क्या हो गया, उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये क्या बताएगा, जैसे ये किसके लिए होगा, तो जैसे मान लो जो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था वो दो के लिए एप्लीकेबल था। अब हमें किसके लिए देखना है कि ये जो लॉ होगा वो दो से ज्यादा वेक्टर, सपोज हमें कभी 3 वेक्टर, कभी 4 वेक्टर, कभी 6 वेक्टर, इनको अगर ऐड करने की जरूरत पड़े तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसमें जैसे मान लिया हमने 3 वेक्टर ले लेते हैं, ये लो एक वेक्टर a, दूसरा वेक्टर b और तीसरा वेक्टर c। अभी 3 का पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये बताता है कि अगर मान लो जितने भी वेक्टर्स हैं 2 3 4 5 10 जितने भी वेक्टर हैं, अगर उन सबको एक पॉलीगन के साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें सर्कुलर वे में, ठीक है, पॉलीगन के एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें, तो उनका जो क्लोजिंग साइड होगा, जैसे मान लो अगर सपोज 3 वेक्टर ऐड करें तो एक 4 साइड का पॉलीगन बनेगा। अगर 4 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो 5 साइड का एक पॉलीगन बनाना है। ठीक है, तो जो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन जो होगा वो इन सब वेक्टर का क्या देगा हमें, रिजल्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो कि ए बी सी हुआ, तो ये लो भाई एक वेक्टर हमने क्या ले लिया ए, इसके हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखना, मतलब वही एक तरीके से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक्सटेंडेड वर्जन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी वेक्टर को इसके टेल को इसके हेड के ऊपर रखा, वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी ले लिया, ये लो भाई सी वेक्टर। ठीक है, तो जो इसका क्लोजिंग साइड होगा, जो पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड होगा वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स। ए बी सी का रिजल्टेंट कौन सा होगा, आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए बी और सी, और तीनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी वेक्टर दिए रहे ए बी सी डी 3 4 5 जितने भी दिए हुए, ठीक है, सबको क्या करना है
कि एक पॉलीगन के जो साइड्स हैं उसके एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है? तो एक के टेल के ऊपर दूसरे का हेड होना चाहिए, ठीक है। तो जो लास्ट वाला जो क्लोजिंग साइड होगा वो क्या होगा? इन बाकी सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे मान लो सपोज एक वेक्टर कौन कौन सा दिया हुआ है, एक वेक्टर p, दूसरा वेक्टर ऐसा q, तीसरा वेक्टर r, एक काम करते हैं इसको s, ये दे दिया t, ठीक है। तो अब इन चारों का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लो रिजल्टेंट दिया हुआ है r, इन सब का जो रिजल्टेंट है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? r से। तो r वेक्टर को क्या लिखेंगे? p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस s वेक्टर प्लस t वेक्टर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये हमने क्या किया, p को उठा करके ऐसे बनाया, p वेक्टर, इसके हेड के ऊपर इसका टेल रखेंगे, ये रहा q वेक्टर, इसके हेड के ऊपर इसका टेल एग्जैक्टली उठा के ऐसे रख दो, ये कौन सा? s वेक्टर, इसके हेड के ऊपर t को ये लो कुछ ऐसे रख दिया, t वेक्टर, ठीक है। ये सबके हेड के ऊपर दूसरे का टेल, इसके हेड के ऊपर इसका टेल, इसके हेड के ऊपर इसका टेल। तो जो क्लोजिंग साइड रहा, ये जो क्लोजिंग साइड रहा वही क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। इन दोनों का नहीं, चारों का क्या होगा? रिजल्टेंट, ठीक है। सिंपल एक हमें पॉलीगन बनाते जाना है, एडजेसेंट साइड्स के द्वारा सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। जो क्लोजिंग साइड होगा वो क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट ऑफ रेस्ट वेक्टर्स, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, ये मान लिया हमने ए वेक्टर, ठीक है, ये मान लिया बी वेक्टर, ये मान लिया सी वेक्टर, ये मान लिया डी वेक्टर और ये मान लिया ई वेक्टर, ठीक है। हमें रिजल्टेंट निकालना है। आर वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। लो भाई 5 वेक्टर हमने बना दिए, ठीक है। अब इन सब का रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, सबको एक एक करके हमें क्या करना है, सीक्वेंस वाइज ये जैसे जो दिया हुआ है वैसे बनाते जाओ। तो ये लो भाई, एक हमारा कौन सा रहा? वेक्टर ए। अब इसके हेड के ऊपर क्या रखेंगे? बी का टेल, तो बी का टेल रख दिया हमने, ठीक है। अब बी के हेड के ऊपर सी का टेल, ये लो भाई सी का टेल रख दिया, सी के हेड के ऊपर डी का टेल, ये रहा डी, डी के हेड के ऊपर ई का टेल, तो ये कुछ ऐसा। तो जो लास्ट जो साइड रहा क्लोजिंग साइड, ये रहा, ये जो क्लोजिंग साइड रहा वो क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स, ठीक है। और डायरेक्शन हमेशा क्या? टेल से हेड की तरफ। डायरेक्शन किधर से किधर? टेल से हेड की तरफ। यही हमारा क्या होगा? इन पांचों वेक्टर्स का क्या होगा? रिजल्टेंट। तो क्या लिख सकते हैं कि इफ vectors are represented by ठीक है adjacent sides of a polygon, adjacent sides of a polygon, ठीक है ना, adjacent sides of a polygon, ठीक है, in circular manner, ठीक है, सर्कुलर मैनर का मतलब ये जैसे ही एक के बाद दूसरा ऐसे रखा, देन क्लोजिंग साइड्स ऑफ polygon will give will be resultant of all vectors, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा? सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा।